हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए। 1250 मीट्रिक टन धान बिक्री की अनुमति कैबिनेट ने दी है। 12 मार्ग टोल फ्री घोषित हुए। व्यावसायिक वाहनों से टैक्स लिया जाएगा। रेत खनन नीति 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को पास किया। महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया। महिला SHG को पोषण आहार संयंत्रों का जिम्मा मिला है और सतगड़ी की भूमि का उपयोग खेलों के लिए होगा। तो भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई जिसमें कुछ बड़े फैसले हुए हैं। धान को अनुमति दी गई है बिक्री करने के लिए। 12 मार्ग टोल फ्री होंगे। केवल कमर्शियल व्हीकल से ही टैक्स लिया जाएगा। रेत खनन नीति 2019 संशोधन प्रस्ताव से पास किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को पोषण आहार संयंत्रों का जिम्मा मिलेगा और सतगड़ी की भूमि का उपयोग खेलों के लिए होगा। $1250 मीट्रिक टन धान थी, वो पारदर्शी प्रक्रिया के अपनाते हुए उन्हें विक्रय की अनुमति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की है। 12 मार्ग यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क टोल वसूलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सतगड़ी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्व सुविधा युक्त खेल ग्राम निजी जन भागीदारी से निर्माण जो भूमि का मामला 172 एकड़ भूमि का था, आज उसको भी पुनः उसमें लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख भी किया है। तो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे मंत्री नरोत्तम मिश्रा। प्रदेश के 12 ऐसी सड़कें हैं जो टोल फ्री घोषित हो गई हैं और जो व्यावसायिक वाहन है केवल उनसे ही कर वसूला जाएगा। रेत खनन नीति 2019 जो संशोधन था इसमें इस प्रस्ताव को पास किया। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जी सुधीर, जानकारी दें कैबिनेट के फैसलों की। देखिए पुनीत, काफ़ी अहम फैसले जो आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। भोपाल के पास में जो सतगड़ी जो गांव है वहां पर ग्रामीण खेल जो माफ़ कीजिएगा खेल ग्राम बनाने के लिए आधुनिक तौर पर जो एक योजना थी सरकार की प्रस्ताव था उसको मंजूरी दी गई है। प्रदेश सरकार यहां पर जन भागीदारी के द्वारा जो है खेल ग्राम बनाना चाहती है। उसके लिए सरकार के द्वारा 121 जो हेक्टेयर जो जमीन थी राजस्व की उसको चिन्हित किया गया और उस पर खेल ग्राम का निर्माण जो है प्रदेश सरकार जन भागीदारी के साथ में करेगी। इसके अलावा पंचायत विभाग में जो अस्थायी तौर पर जो पद थे उनको 5 साल के बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। पर बड़े फैसलों की बात करें, जिन फैसलों पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई थी उनमें सबसे बड़ा जो फैसला था वो स्व सहायता समूह को लेकर था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रेतों के जो खनन नियम थे उसमें प्रदेश सरकार की ओर से बदलाव किया गया है। 12 प्रदेश सरकार की सड़कें थी जिनको टोल फ्री करने का निर्णय लिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। हालांकि यहाँ पर कॉमर्शियल वाहनों से टोल लिए जाएंगे, पर लेकिन जो यात्री और जो कृषि जो वाहन है उनके आने जाने पर किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उनमें स्व सहायता समूह को पोषण आहार देने का फैसला सबसे बड़ा फैसला इसको कहा जा रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लगभग 700 से 750 करोड़ के ये ठेके प्रदेश के अंदर होते हैं। यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन बनाने का काम अब तक एमपी एग्रो जो एजेंसी हुआ करती थी उससे लेकर प्रदेश सरकार अब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको देगी, जिससे कि प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके और महिलाओं को रोजगार के ज़्यादा अवसर मिल सके। इनमें आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर मध्याह्न भोजन परोसने की बात हो या फिर स्कूलों के अंदर मध्याह्न भोजन बांटने की बात हो, इन तमाम अब भोजन बनाने का और बांटने का जिम्मा जो है महिला स्व सहायता समूह के पास में रहेगा। इसको एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार का माना जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने
जो रेत खनन नीति थी उसमें कुछ बदलाव किया है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार हमने देखा था कि बड़े जिलों के अंदर बड़े समूह एक साथ रेत के ठेके लिया करते थे, जिसका नुकसान जो है प्रदेश सरकार को उठाना पड़ा था। लिहाजा प्रदेश सरकार ने अब ये तय किया है कि बड़े जिलों के अंदर छोटे छोटे ग्रुपों को भी आमंत्रित किया जाएगा और एक जिले में एक ठेका पद्धति को खत्म करने के बजाय घाटों पर, प्रत्येक घाट पर या प्रत्येक जो खनिज की जो खदान है उसके आधार पर नीलामी की जाएगी, जिससे कि छोटे जो ठेकेदार हैं उनको भी लाभ मिल सके और प्रदेश सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी कर सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने जो रेत की जो रॉयल्टी थी उसको 150 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए किया है, जिससे कि रेत महंगी होने की संभावना जरूर जताई जा रही है, पर लेकिन इसका फायदा छोटे व्यापारी, छोटे ठेकेदारों को मिलेगा। यह एक और बड़ा फैसला प्रदेश सरकार का है। इसके अलावा अगर बात करें तो 12 जो टोल जिनकी बात हम कर रहे थे वो प्रदेश के अलग अलग मार्गों पर स्थित थे, उनमें यात्रियों को, जिनमें कृषि से संबंधित जो वाहन है उनको छूट मिलेगी। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पुलिस के वाहन, आम यात्री, कार, जीप जो है, मोटरसाइकिल, इन तमाम वाहनों को रियायत देने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। केवल कॉमर्शियल वाहनों पर यहाँ पर जो है जो टोल है वो वसूले जाएंगे। लिहाजा अहम कैबिनेट की बैठक रही जिसमें कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए स्व सहायता समूह को मध्याह्न भोजन देने का काम जो है उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पुनीत, शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सुधीर हमको बता रहे थे, कैबिनेट के कुछ बड़े और अहम फैसले आज जो लिए गए उसकी जानकारी मंत्री महोदय ने भी दी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। खंडवा लोकसभा सीट के साथ ही रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 तारीख को नतीजे आएंगे, 2 नवंबर को। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी हलचल बढ़ गई। बीजेपी, कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए, साथ ही जल्दी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने उपचुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल करार दिया। सीएम शिवराज सिंह ने चुनाव की पूरी तैयारी का दावा करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के चलते जनता के बीच वो जाएंगे। सीएम ने भरोसा जताया कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी दावा किया कि दमोह उपचुनाव की तर्ज पर चारों उपचुनाव प्रचंड मतों से पार्टी जीतेगी। कमलनाथ ने जल्दी प्रत्याशी घोषित करने की बात कही। कांग्रेस ने दमोह मॉडल पर चारों उपचुनाव लड़ने की बात कही है। बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक भी की। सूत्र कहते हैं कि इस बैठक में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जय संगठन और गोंगपा की बढ़ती सक्रियता से बीजेपी चिंतित है। हालांकि फिर भी बीजेपी नेताओं ने जीत के दावे जरूर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी तैयारी की है। सरकार के जन कल्याणकारी कामों को लेके भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, प्रचंड तैयारी के साथ प्रत्येक बूथ लेवल पर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हम सब मैदान में आज से नहीं लगातार इस काम में लगे हुए। बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही तैयारी करती रहती है। चिंता वो करें जिनके नेता बिस्तर पर बैठ के ट्वीट करते हैं। हमारे नेता तो फील्ड में घूम रहे हैं, कल भी थे, परसों भी थे। 4 दिन और रेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब उनको जल्दी आना है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं होने वाले चुनाव में उनको प्राप्त करने के लिए रणनीति चूँकि पहले ही बना चुके थे और उस पर क्रियान्वयन करना है। और कांग्रेस की पूरी तैयारी है। जो कैंडिडेट्स हैं लगभग मैं समझता हूँ उनको पता है, इशारा कमलनाथ जी ने कर दिया, तो वो सब अपने क्षेत्रों में लगे हैं। कांग्रेस दमोह की तर्ज पे ही चुनाव जीतेगी। हम लोग तो तैयार है चुनाव के लिए। पिछले 5 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। अब उम्मीदवार कौन होगा ये तो दिल्ली तय करती है। दिल्ली जो उम्मीदवार बनाएगी वो हम सबको मान्य होगा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तारीख तय होते ही जिला प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग है। 4 जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्रों के 19 लाख से ज्यादा वोटर्स मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपचुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अनिल द्विवेदी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है।
लोकसभा के उपचुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो गया है। आगामी 30 अक्टूबर को मतदान होना है और 2 नवंबर को इनके नतीजे आना है। उपचुनाव को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खंडवा के कलेक्टर अनिल द्विवेदी। उनसे जानेंगे कि चुनाव की तैयारियां किस तरह से हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर इन चुनावों को कराया जाएगा। सर, निर्वाचन आयोग द्वारा जो अभी प्रेस रिलीज़ किया गया उसके आधार पर 1 तारीख को गज़ट नोटिफिकेशन जारी होगा। 8 तक नॉमिनेशंस होंगे और 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को काउंटिंग होगी। तो ये निर्देशों के हिसाब से हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सर, मतदान केंद्रों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं जो आपके द्वारा की जाएंगी? देखिए, मतदान केंद्र पे जैसा निर्वाचन आयोग के निर्देश होते हैं, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ दिए जाना होता है और कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जैसे पिछले बार बाई इलेक्शन हुए थे तो लोगों को ग्लव्स प्रदाय करना, मास्क देना और दूरी बनाए रखना, बाहर लोगों में जो वेटिंग में लगे हैं उनमें दूरी स्थापित करना और साथ साथ जो पूरा का पूरा स्टाफ जो मतदान में लगेगा उनका डबल वैक्सीनेशन पूरा होना, ये समस्त तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और आने वाले दिनों में जो भी कमियां होंगी उनको भी अगले हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। सर, 100% मतदान जो है वो सुनिश्चित हो पाए, इसके लिए क्या कुछ नए नवाचार जो है वो किए जाएंगे? देखिए, स्वीप के अंतर्गत समस्त लोगों में प्रचार प्रसार किया जाता है कि अधिक से अधिक मत का अपना प्रयोग करें, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एरिया बहुत बड़ा है तो हमको लगातार हमारे जो जागरूकता रथ हैं वो भी चलेंगे और जगह जगह पे सेक्टर ऑफिसर्स को बताया गया है कि वो लोगों की बैठक लें। सर, आखिरी सवाल, आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ सख्तियां हैं जिनका पालन कराया जाएगा? देखिए, आचार संहिता के नियम और निर्देश जो हैं वो सबको क्लियर हैं, राजनीतिक पार्टियों को भी क्लियर हैं, समस्त लोगों को भी क्लियर हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी वो क्लियर हैं। तो सबको यही निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी विभाग हैं उनके जो भी कार्य हो रहे हैं, जो कार्य शुरू हैं वो कार्य चलते रहेंगे। नवीन कोई कार्य जो है उनका भूमि पूजन लोकार्पण न किया जाए। तो ये थे खंडवा के कलेक्टर अनिल द्विवेदी, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि लोकसभा का जो उपचुनाव है वो किस तरह से कराया जाएगा और क्या कुछ चीज़ें हैं और क्या कुछ नियम हैं जिनका पालन जो यहाँ पर है वो लोगों से करवाया जाएगा। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए गए बयान को लेकर दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके बयान के खिलाफ सरस्वती शिशु मंदिर में जो पढ़ने वाले पूर्व छात्र हैं उन्होंने आज भोपाल के जहांगीराबाद थाने पहुंचकर शिकायत की और उन पर FIR दर्ज करने की मांग की। सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों का कहना है कि दिग्विजय के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई। FIR दर्ज नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। इसके पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पूर्व CM दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश के DGP को खत लिखा है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाल आयोग के पत्र का परीक्षण करवा रहे हैं, जैसी अनुशंसा मिलती है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि स्कूली बच्चों की शिकायत पर बीजेपी सरकार दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर सकती है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही कहा है। हम दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए जहांगीराबाद थाने आए हैं। वो पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी तो हम इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे। जो उन्होंने बयान दिया है वो बेहद आपत्तिजनक है, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला है और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए IPC भारतीय दंड संहिता में 153A(b) का प्रावधान है। अपनी तुष्टीकरण की नीति में उन्होंने बच्चों को भी घसीट लिया। बाल आयोग के पत्र पे हम परीक्षण करा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे की जाए। परीक्षण में जैसी रिपोर्ट आएगी हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरा जो बयान है वो शुद्ध रूप से उन लोगों के खिलाफ है जो ऐसी विचारधारा पनपाते हैं। मैंने जो कुछ कहा है तथ्यों के और प्रमाण के आधार पर कहा है। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं, कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ता। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र में कहा कि वे कांग्रेस के सदस्य हैं। वहीं गुलजार इंदर चहल ने भी पंजाब अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस कोषाध्यक्ष पद छोड़ दिया। सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि सिद्धू अस्थिर व्यक्ति हैं, वे पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए फिट नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस तरह के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान संस्थान का नाम प्रकाशित या प्रसारित नहीं करने का निर्देश भी जारी किया।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उस वक्त एक प्रदर्शनकारी से मामूली धक्का मुक्की का सामना उनको करना पड़ा जब वो लियोन शहर में फ्रांसीसी भोजन बनाने की कला को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने उन पर अंडा फेंक दिया। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आज भारतीय महिला हॉकी टीम का सम्मान किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रोत्साहन के लिए एक आयोजन रखा गया। मुख्यमंत्री ने 31 लाख रुपए की सम्मान राशि से सभी प्लेयर्स को सम्मानित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि बेटियों ने कड़ी मेहनत से मुकाम पाया। कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश हर संभव कोशिश करेगा। प्रदेश में हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के लिए सीएम ने घोषणा की। सरकार के सम्मान समारोह को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह दिखा। पंजाब कांग्रेस में बड़ी सियासी हलचल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वहां हलचल तेज है। इस्तीफे के 3 घंटे के बाद उनके समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में लिखा कि वो पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकते। 18 जुलाई को ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। इस्तीफे की वजह उन्होंने बताई नहीं, लेकिन माना जा रहा कि सीएम न बनाए जाने से और मंत्रिमंडल में जो फैसले लिए गए उससे सिद्धू नाराज हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी निर्माणाधीन जोजिला टनल का जायजा लिया। जोजिला टनल का निर्माण 6,800 करोड़ की लागत से हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनमर्ग में जेड मोड सुरंग के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि पूरे हिमालयन वैली में हम लोग कम से कम 52 किलोमीटर टनल बना रहे हैं और इस पर कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि इस टनल के पूरा हो जाने से लोगों को यात्रा में काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर्दियों के मौसम में होने वाली भारी बर्फबारी के दौरान भी श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद नहीं होगा। लद्दाख जाना आसान हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का काम 3 साल में पूरा हो जाएगा। इससे दिल्ली से कश्मीर तक का सफर 8 घंटे में पूरा हो पाएगा। इस टनल के निर्माण के लिए 4 बार टेंडर कैंसिल हो चुका था। बाद में टनल का ठेका हैदराबाद की मशहूर कंपनी मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के टनल निरीक्षण के दौरान कंपनी के एमडी कृष्णा रेड्डी भी मौजूद रहे। गडकरी मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के काम से संतुष्ट नजर आए हैं। गडकरी ने कंपनी के एमडी रेड्डी से कहा कि टनल का निर्माण काम पूरा होने की समय सीमा 2026 तय है, लेकिन वो चाहते हैं कि कंपनी दिसंबर 23 तक काम कंप्लीट करने का टारगेट अचीव कर सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।